आज हम टिफनी अलीचे की किताब गेट गुड विद मनी से जो बातें निकली हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करें। मकसद है फाइनेंशियल होलनेस, यानी कि वित्तीय पूर्णता। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो पैसे से जुड़े जो जीवन के 10 जरूरी हिस्से हैं उनमें एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने के बारे में है। और पता है, टिफनी ये कहती है कि ज्यादा कमाना और आर्थिक रूप से संपूर्ण होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा। वित्तीय पूर्णता ना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है, एक प्रोसेस है। और किताब इन 10 कदमों को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हर कदम के पीछे की जो सोच है, जो उसकी अहमियत है, उसे समझें, सिर्फ डेफिनेशन नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों जरूरी है और कैसे काम करता है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करें, बजट बनाना। सुनने में तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, पर शायद ऐसा है नहीं। हाँ, लगता तो है, लेकिन अध्याय 1 का जो सार है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जेब खाली करनी है, बल्कि ये कि आपकी आमदनी का हर रुपया उसको पहले से ही एक काम दे दिया जाए। अच्छा। कुछ जरूरतों पर जाएगा, कुछ बचत या कर्ज चुकाने में, कुछ शायद शौक पूरे करने में। वो जो 50-30-20 का नियम है ना। हाँ हाँ, सुना है। जरूरतें, इच्छाएं, बचत। हाँ, वो बस एक गाइडलाइन है। असल मुद्दा है अपने पैसे पर कंट्रोल पाना, ताकि पैसा आपको कंट्रोल ना करे। ये आपको आजादी देता है, छीनता नहीं। अच्छा, मतलब पैसे को एक दिशा देना। और फिर जो पैसा बचता है वो शायद अगले कदम की तरफ जाता है, बचत। अध्याय 2 इसी पर है, गिलहरी की तरह बचत। हाँ बिल्कुल, अध्याय 2 यही कहता है, जैसे गिलहरी थोड़ा थोड़ा जमा करती है ना, वैसे लगातार छोटी छोटी बचत करना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि बड़ी रकम का इंतजार करें। ओके। जी, अचानक जरूरत के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च। फिर लक्ष्य आधारित बचत, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट या कहीं घूमने जाना है। और एक छोटा सा मोट मनी खाता, वो छोटे मोटे अचानक आ जाने वाले खर्चों के लिए। तो बात है नियमितता की। कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कितना नियमित बचाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बचत से पहले ही सिर पर कर्ज का बोझ हो तो? अध्याय 3 कर्ज से निपटने की बात करता है। आपने पहले कहा था कि यह सिर्फ पैसों का बोझ नहीं, इमोशनल भी है। बिल्कुल है। कर्ज अक्सर चिंता लाता है, तनाव लाता है। इसीलिए अध्याय 3 में टिफनी डेट स्नोबॉल मेथड बताती हैं। डेट स्नोबॉल, ये क्या है? इसमें आप सबसे छोटे वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं, पूरी ताकत से, चाहे उसका ब्याज दर ज्यादा न भी हो। अच्छा, पर ज्यादा ब्याज वाला पहले चुकाना चाहिए ना? गणित तो यही कहता है। हाँ, गणितीय रूप से शायद वो बेस्ट ना लगे, पर इससे जो एक मानसिक जीत मिलती है ना, जो हौसला बढ़ता है। अच्छा, हाँ समझ गया, एक जीत मिल जाती है। हाँ, वो हौसला फिर बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देता है। जैसा वो कहती हैं, कर्ज चुकाना खुद को तनख्वाह बढ़ाने जैसा है। वो पैसा तो अब आपकी जेब में रहेगा। वाह, ये सोचने का एकदम अलग तरीका है। अच्छा, कर्ज से निपट लिया, तो फिर आता है क्रेडिट स्कोर, अध्याय 4। इसे तो ज्यादातर लोग बस एक नंबर समझते हैं। हाँ, पर यह अध्याय समझाता है कि क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का रिपोर्ट कार्ड जैसा है। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, और इसे सुधारने के लिए सबसे जरूरी चीज है समय पर भुगतान, बिल्स वगैरह टाइम पे देना। ओके। साथ ही क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मतलब आप अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे 30% से कम रखना बहुत अहम है। 30% से कम? क्यों? यह दिखाता है कि आप क्रेडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। और हाँ, पुराने अच्छे रिकॉर्ड वाले क्रेडिट कार्ड बंद न करना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई बढ़ाता है। अच्छा, क्रेडिट स्कोर। अब इमारत बनाने की बात, मतलब कमाई बढ़ाने की, अध्याय 5 इसी पर है शायद। सही पकड़ा। अध्याय 5 कहता है कि भाई सिर्फ बचत काफी नहीं है, आमदनी बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो सक्रिय आमदनी, जो आपकी नौकरी या बिजनेस से आती है। राइट। और दूसरी है निष्क्रिय आमदनी, जैसे निवेश से आए, कोई रॉयल्टी वगैरह। ओके। तो यहाँ बात है अपनी स्किल्स बढ़ाने की, अपनी सैलरी बेहतर नेगोशिएट करने की कला सीखने की, या शायद कोई साइड हसल, कोई छोटा मोटा काम शुरू करने की। वित्तीय ज्ञान में निवेश करना भी इसी में आता है। आमदनी बढ़ाना मतलब आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक और मजबूत पाया खड़ा करना। और जो आमदनी बढ़ी है उसे सिर्फ खर्च न करके उसे और बढ़ाने का तरीका है निवेश। अध्याय 6 यही कहता है ना। पर
कई लोगों को लगता है कि भाई निवेश तो बस अमीरों का काम है। हाँ, और यही मिथक अध्याय 6 तोड़ता है। निवेश दौलत बनाने का इंजन है और ये सबके लिए है। सबके लिए। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो जादू है उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगे। हाँ, वो तो सुना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल। तो जल्दी शुरू करना, नियमित निवेश करना, डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना ताकि रिस्क कम हो, और लंबी अवधि के लिए सोचना, ये मूल मंत्र हैं। निवेश करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, पर हाँ, आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए निवेश जरूरी है। तो निवेश आपकी संपत्ति बनाता है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी तो उतना ही जरूरी होगा। यहीं पर शायद बीमा का रोल आता है। अध्याय 7। अक्सर लोग इसे बस एक खर्चा मानते हैं। और यहीं पर अध्याय 7 नजरिया बदलता है। बीमा कोई सजा नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच। हाँ, ये आपकी मेहनत से जो संपत्ति बनी है, उसको अचानक आने वाली मुसीबतों जैसे कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, उनके बड़े आर्थिक झटकों से बचाता है। अच्छा। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा जिसमें टर्म इंश्योरेंस अक्सर बेहतर होता है क्योंकि कम लागत में ज्यादा सुरक्षा मिलती है, और बाकी पैसा आप निवेश कर सकते हैं। गाड़ी का बीमा, घर का बीमा, ये सब जरूरी है। ये कोई संपत्ति नहीं बनाता, पर जो बनी हुई है उसकी रक्षा करता है। समझ गए। तो पैसा कमाया, बचाया, निवेश किया, उसे सुरक्षित भी कर लिया। अब अध्याय 8 कहता है रिच इश बने। इसका क्या मतलब है? रिच इश, अमीर जैसा या? हाँ, ये अमीर दिखने से ज्यादा अमीर महसूस करने के बारे में है। महसूस करना। हाँ, रिच इश का मतलब है आर्थिक रूप से सहज होना, मानसिक रूप से शांत रहना और अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने की सलाह देता है। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़े, वैसे वैसे खर्चे बेतहाशा ना बढ़ाते जाएं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। और दूसरों से तुलना करने से बचें। पैसा वहां खर्च करें जो आपके लिए वाकई मायने रखता है, ना कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। अच्छा, और इस पूरे सफर में अकेले चलना जरूरी नहीं है। अध्याय 9 कहता है अपनी मनी टीम बनाएं। पर पैसा तो बड़ा पर्सनल मामला होता है, टीम कैसे? हाँ, होता है। पर अध्याय 9 समझाता है कि सही टीम आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अच्छा, कौन हो सकता है इस टीम में? कोई भी। कोई जवाबदेही पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त या जीवन साथी, जरूरत पड़ने पर एक फी ओनली वित्तीय सलाहकार, मतलब जो सिर्फ आपसे सलाह की फीस लेता है, कमीशन नहीं, ताकि सलाह निष्पक्ष रहे। ये जरूरी है। हाँ, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, बीमा एजेंट या कोई मेंटोर। जरूरी है कि विश्वास हो और पारदर्शिता हो। ये टीम आपकी कमजोरियों को कवर कर सकती है और आपको सही रास्ते पर रख सकती है। ओके, और फिर आखिर में अध्याय 10, एक विरासत छोड़ना, लेगेसी। ये तो सिर्फ करोड़पतियों के लिए नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अध्याय 10 यही कहता है कि विरासत सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि आपके मूल्य, आपकी वित्तीय समझ भी है, जो आप अगली पीढ़ी को देते हैं। मूल्य और समझ। हाँ, वसीयत बनाना, नॉमिनी तय करना, अपने सारे दस्तावेज व्यवस्थित रखना, ये सब तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को पैसे को सही ढंग से संभालने की सीख देना। विरासत छोड़ने के लिए अमीर नहीं, जिम्मेदार होना जरूरी है। तो ये जो 10 कदम है, बजट से शुरू करके बचत, कर्ज से मुक्ति, फिर कमाई, निवेश, सुरक्षा, वो रिच इश वाली सही मानसिकता, एक टीम बनाना और अंत में एक सार्थक विरासत, ये सब मिलकर वित्तीय पूर्णता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और ये सब ना आपस में जुड़े हुए हैं। एक मजबूत कड़ी अगली को सहारा देती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या है? ये जीवन में स्थिरता, नियंत्रण और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाने का एक तरह का रोड मैप है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आज सोचने वाली बात शायद ये है कि इन 10 कदमों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे वो आज या इसी हफ्ते उठाना शुरू कर सकते हैं। उनकी अपनी वित्तीय यात्रा का अगला छोटा पर अहम कदम क्या होगा?